रमेश एक साधारण 30 साल का युवक था जो मुंबई की एक आईटी कंपनी में काम करता था। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से थककर उसने सोचा कि कुछ दिन बाहर घूम लिया जाए। उसने म्यांमार जाने का फैसला किया। उसका इरादा था कि यांगून के मशहूर पैगोडा देखेगा और मांडले के ऐतिहासिक स्थानों की सैर करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। म्यांमार पहुंचने के तीसरे दिन रमेश ने एक स्थानीय गाइड के साथ जंगल घूमने का प्लान बनाया। सुबह के समय दोनों घने जंगल की ओर निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पंछियों की चहचहाहट, ऊंचे ऊंचे पेड़ और रास्ते में दिखने वाले खूबसूरत फूल। लेकिन दोपहर होते होते गाइड को अचानक कोई जरूरी काम याद आ गया। उसने रमेश से कहा कि वो बस कुछ मिनटों में लौट आएगा और उसे एक जगह बैठाकर चला गया। रमेश इंतजार करता रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, यहाँ तक कि 1 घंटा बीत गया, लेकिन गाइड वापस नहीं आया। अब रमेश को बेचैनी होने लगी। उसने गाइड को आवाजें दी, इधर उधर खोजा, लेकिन जंगल की गूंज के अलावा कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे शाम का उजाला ढलने लगा और रमेश को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और बैटरी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। अब चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा और जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगीं। रात इतनी घनी थी कि रमेश को अपने ही हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचा कि सुबह होने का इंतजार करता है। तभी उसे दूर कहीं हल्की सी रोशनी नजर आई। उसके अंदर एक उम्मीद जागी और वह उस रोशनी की दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वो किसी मशाल की रोशनी है। और तभी अचानक उसके सामने एक लड़की दिखाई दी। चांदनी रात में उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसकी उम्र करीब 25 या 26 साल रही होगी। उसने आदिवासी पोशाक पहनी हुई थी, हाथ से बुना हुआ कपड़ा जो उसके शरीर को ढक रहा था। उसके गले में मोतियों की माला, कानों में बांस की बालियां और माथे पर एक खास निशान था। उसके हाथ में एक मशाल थी जो हल्की लौ में जल रही थी। वो रोशनी दरअसल एक जलती हुई मशाल थी। रमेश उसे देखकर हैरान रह गया। लड़की ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रमेश को अपनी ओर खींच रहा था। फिर उसने हाथ के इशारे से रमेश को अपने पीछे आने का संकेत दिया। रमेश कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, जाए या नहीं। लेकिन अकेले जंगल में रुकने से तो बेहतर था कि वो उसके साथ चल पड़े। रमेश उसके पीछे पीछे चलने लगा। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए लड़की कभी कभी पीछे मुड़कर देखती और मुस्कुरा देती। उसकी आंखों में एक रहस्यमय सी चमक थी जो रमेश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी जगा रही थी। करीब आधे घंटे चलने के बाद दोनों एक छोटे से झरने के पास पहुंचे। झरने की आवाज और चारों तरफ फैली चांदनी से वो जगह बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे किसी और दुनिया की हो। लड़की ने मशाल एक पत्थर पर रखी और पानी की तरफ बढ़ी। उसने दोनों हथेलियों में पानी लिया और पी लिया। फिर रमेश की तरफ देखा और इशारा किया कि वो भी पानी पी ले। रमेश धीरे धीरे उसके पास आया। इतना करीब आने पर वो लड़की और भी हसीन लगने लगी। चांदनी की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो कुछ अलग ही चमक रही थी। रमेश ने झरने का ठंडा पानी पिया, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसी पर टिकी हुई थीं। लड़की भी रमेश को देख रही थी। उसकी आंखों में एक नरम सा एहसास था जिसे रमेश महसूस कर सकता था। कुछ पल बाद लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से रमेश के चेहरे को छुआ। उसका स्पर्श बहुत हल्का और सुकून देने वाला था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मुस्कुराई और उसके बालों को हल्के से सहलाया,
फिर उसका सिर रमेश के कंधे पर टिक गया। रमेश के लिए वो लम्हा कुछ समझ से बाहर था, मगर दिल के किसी कोने में उसे अच्छा लग रहा था। दोनों चुपचाप वहीं बैठ गए। लड़की ने उसका हाथ थामा और अपने पास खींच लिया। झरने की आवाज और ठंडी हवा के बीच दोनों के बीच एक अपनापन सा महसूस होने लगा। रात की वह घड़ी बस सुकून और खामोशी से भरी थी, जैसे वक्त कुछ देर के लिए थम गया हो। लड़की ने धीरे से उसे जमीन पर लिटा दिया। उसके हाथ नरमी से रमेश के चारों ओर घूम रहे थे और रमेश ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वह पल दोनों के लिए यादगार बन गया। जंगल की खामोशी में केवल छोटे झरने की आवाज और उनकी हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं। दोनों एक दूसरे में खो गए, जैसे पूरी दुनिया में केवल वे दोनों ही मौजूद हों। कुछ देर बाद जब दोनों ने खुद को थोड़ा संभाला, लड़की ने फिर से उठने का इशारा किया। वह रमेश का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी और रमेश चुपचाप उसके पीछे चला। अब रमेश के दिल में एक नई भावना पैदा हो गई थी। वह उस लड़की के लिए प्यार महसूस करने लगा, हालांकि उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। करीब 20 मिनट चलने के बाद जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव दिखा। बांस और लकड़ी के छोटे छोटे घर, बीच में एक बड़ा खुला मैदान और चारों तरफ जलती हुई मशालें। लेकिन जो दृश्य रमेश ने देखा, उसने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। मैदान के बीच में करीब 30 से 40 आदिवासी खड़े थे। हर किसी के हाथ में एक नुकीला भाला था। उनके चेहरे पर जंग के निशान थे और सबकी निगाहें सीधे रमेश पर थीं। रमेश की टांगें जैसे जम सी गईं। दिल में डर बैठ गया। उसने सोचा शायद उसे किसी बलि के लिए बुलाया गया है। लड़की उसे अपनी तरफ लेकर भीड़ में गई। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति सामने आया। उसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास थी। चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में तेज नजर थी। सिर पर पंखों की टोपी थी, जो बताती थी कि वह कबीले का मुखिया है। लड़की ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर कुछ कहा। रमेश उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन लड़की के चेहरे की भाव भंगिमाओं से पता चला कि वह कुछ अहम बोल रही है। उसने रमेश की ओर इशारा किया और फिर हाथ अपने दिल पर रखा। मुखिया ने गंभीर नजरों से रमेश को देखा। उसकी आंखें इतनी तीखी थीं कि जैसे वह सीधे रमेश की आत्मा को परख रहा हो। उसने कुछ कहा, लेकिन रमेश को उसकी बात समझ नहीं आई। उसके लहजे से साफ लग रहा था कि वो नाराज है। लड़की ने फिर कुछ कहा, इस बार उसकी आवाज में विनती थी। वो नीचे झुकी, अपने पिता के पैर छुए और फिर रमेश का हाथ पकड़कर उसे अपने पिता के सामने ले आई। रमेश थोड़ा डर गया। मुखिया ने अपने कबीले के लोगों से कुछ कहा और 2-3 आदमी आगे आए। उन्होंने मैदान के बीच में लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। कुछ ही मिनटों में लकड़ियों का एक लंबा रास्ता बना लिया गया। फिर उसमें आग लगा दी गई। तेज लपटें ऊपर उठने लगीं, जैसे आसमान को छू लेंगी। मुखिया ने रमेश की ओर देखा, फिर आग की तरफ इशारा किया। रमेश उलझन में था, उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी लड़की उसके कान के पास आई और धीरे से बोली, वॉक फायर लव। अब रमेश समझ गया, उसे आग पर चलना होगा। ये एक परीक्षा थी। अगर उसे सच में उस लड़की से मोहब्बत है, तो अब उसे ये साबित करना होगा। लेकिन नंगे पैर जलती आग पर चलना, ये किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं। ये तो अपनी जान दांव पर लगाने जैसा था। रमेश कुछ पल के लिए रुका, फिर उसने लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर नहीं, उम्मीद थी। वो ऐसे देख रही थी जैसे उसकी पूरी जिंदगी रमेश के इस एक फैसले पर निर्भर हो।
रमेश को वो रात याद आई झरने के पास चांदनी में, जब दोनों एक दूसरे में खो गए थे। वो सिर्फ एक पल की नजदीकी नहीं थी, वो एहसास था सच्चे प्यार का। जलती आग की गर्मी अब उसकी त्वचा तक महसूस हो रही थी। मुखिया ने हाथ उठाया, इशारा था कि अब परीक्षा शुरू होने वाली है। रमेश ने आखिरी बार लड़की को देखा। वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें भरोसा था, प्यार था और एक वादा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। रमेश ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और उसके ख्यालों में खो गया। उसके स्पर्श की नरमी, उसकी खुशबू, उसके होठों की मिठास। और फिर उसने पहला कदम बढ़ाया। रमेश ने पहला कदम बढ़ाया। आग की लपटें उसके पैरों को छू रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे उतना दर्द महसूस नहीं हुआ जितना उसने सोचा था। शायद अब उसका दिल और हौसला दोनों इतने मजबूत हो चुके थे कि वो दर्द से ऊपर उठ गया था। वो एक एक कदम बढ़ाता गया। चारों तरफ आग थी, लपटें हवा में लहरा रही थीं, मगर रमेश बिना रुके आगे बढ़ता गया। आसपास खड़े कबीले के लोग हैरानी से देख रहे थे। एक अनजान आदमी जो उनकी भाषा तक नहीं जानता, उनकी सबसे कठिन परीक्षा दे रहा था। लड़की की आंखों से अब खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे यकीन हो गया था कि रमेश सच में उससे प्यार करता है। आखिरकार रमेश आग के दूसरे छोर पर पहुंच गया। उसके पैरों में हल्की सी जलन थी, लेकिन कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी। वो सीधा खड़ा हुआ और लड़की की ओर देखा। लड़की दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू अब खुशी के थे। मुखिया आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अब सख्ती नहीं, बल्कि गर्व की झलक थी। उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कुछ कहा, जैसे अब उसे इस पराये इंसान में अपना बेटा दिख गया हो। मुखिया ने अपनी बेटी को बुलाया और रमेश का हाथ उसके हाथ में रख दिया। दोनों के हाथों को एक साथ जोड़ते ही पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, जैसे पूरा गांव जश्न मना रहा हो। मुखिया ने अपने लोगों से कुछ कहा तो एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसके हाथ में फूलों की मालाएं थीं। कुछ ही पलों में एक अनोखी शादी की रस्म शुरू हो गई। बूढ़ी औरत ने रमेश और लड़की को फूलों की मालाएं पहनाईं। फिर मुखिया ने उनके हाथों को एक खास कपड़े से बांधा और अपनी भाषा में कुछ मंत्र बोले। कबीले के लोग गोल घेरा बनाकर नाच रहे थे, ढोल की थाप गूंज रही थी और चारों तरफ मुस्कुराहटें थीं। रमेश अब भी हैरान था। कुछ घंटे पहले तक वो जंगल में अकेला रास्ता ढूंढ रहा था और अब वही आदमी एक अजनबी लड़की से शादी कर रहा था। लेकिन उसके दिल में कोई डर नहीं था, कोई शक नहीं था। उसे बस इतना पता था कि जो हो रहा है वो सही है। शादी की रस्म पूरी होने के बाद लड़की ने मुस्कुराते हुए रमेश का हाथ थामा और उसे अपने साथ ले चली। लड़की ने उसे अपने छोटे से घर की ओर ले जाया। घर बांस और पत्तियों से बना था, लेकिन अंदर से बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। फर्श पर रंग-बिरंगी चटाई बिछी हुई थी और एक कोने में फूलों से सजा हुआ बिस्तर रखा था। लड़की ने रमेश को आराम से बैठाया और उसके पैरों को देखा। वो थोड़े जल चुके थे। उसने तुरंत एक खास जड़ी बूटी निकाली और धीरे धीरे उसके पैरों पर लगाया। रमेश ने तुरंत राहत महसूस की। फिर लड़की ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। दोनों वहीं बैठ गए। बाहर से कबीले के लोग नाचते और गाते हुए सुनाई दे रहे थे, लेकिन इस छोटे घर के अंदर उनकी अपनी ही शांत और खास दुनिया थी। रमेश ने धीरे से लड़की का हाथ थामा और उसके माथे को चूमा। लड़की ने उसे गले लगा लिया और दोनों वहीं आराम करने लगे।
उस रात रमेश ने महसूस किया कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती। उसे उसका नाम नहीं पता था और वो उसकी भाषा नहीं समझता था। फिर भी उनके दिल एक ही तरह से धड़क रहे थे। रमेश ने समझ लिया कि प्यार हमेशा महसूस किया जाता है, समझाया नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। सुबह की पहली रोशनी जब कमरे में आई, रमेश की नींद खुल गई। उसने चारों तरफ देखा। उसका छोटा सा घर, पास में सो रही लड़की, सब कुछ उसे जैसे किसी सपने जैसा लगा। लेकिन उसके पैरों में लगी जड़ी बूटी और हाथ में बंधा कपड़ा याद दिला रहा था कि यह सब सच है। लड़की की आंख खुली। उसने रमेश को देखा और हल्की मुस्कान दी। फिर उठकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई, हाथ में फलों से भरी टोकरी लिए। उसने रमेश को फल खाने का इशारा किया। दोनों साथ बैठकर फल खाने लगे। रमेश के मन में अनगिनत सवाल थे। अब क्या होगा? क्या वह यहीं रहेगा? क्या वापस जा पाएगा? लेकिन जब उसने लड़की को देखा तो सारे सवाल फीके पड़ गए। वह जानता था कि जो भी हो, वह इस लड़की के साथ रहना चाहता है। बाहर से मुखिया की आवाज आई। लड़की ने रमेश का हाथ थामा और उसे बाहर ले गई। मुखिया वहां खड़ा था, उसके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने रमेश को देखा, सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। मुखिया ने कुछ कहा, फिर पास खड़े एक जवान को बुलाया। वो जवान थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता था। उसने रमेश से कहा कि मुखिया का कहना है, अब रमेश उनके कबीले का हिस्सा है। वो चाहे तो यहीं रह सकता है या वापस जा सकता है, लेकिन वो लड़की अब हमेशा उसकी पत्नी रहेगी। रमेश ने उस युवक से पूछा, उस लड़की का नाम क्या है? युवक मुस्कुराया और बोला, उसका नाम सांडा है। रमेश ने सांडा की तरफ देखा। वो भी मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। रमेश समझ गया कि इस नाम में कुछ खास बात है। सांडा मतलब मोह, अपनापन और आकर्षण, और ये सब कुछ सचमुच उस लड़की में था। रमेश ने तय किया कि वो कुछ दिन यहीं रुकेगा, सांडा को समझेगा, उसके लोगों की जिंदगी और उनकी संस्कृति को जानेगा। फिर जब सही समय आएगा, वो उसे अपने साथ शहर ले जाएगा ताकि उसे एक नई दुनिया दिखा सके। लेकिन मन ही मन रमेश जानता था, चाहे वो जहां भी जाए, उनके बीच का ये रिश्ता हमेशा वही रहेगा। कहीं भी चला जाए, मगर जंगल की वो रात रमेश के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। वही रात जब वो रास्ता भटक गया था, लेकिन किस्मत ने उसे उसका प्यार दे दिया। वही रात जब उसने आग पर चलकर अपने सच्चे प्यार को साबित किया था। वो रात जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक नए सफर की शुरुआत थी, एक ऐसे रिश्ते की जो जुबान, संस्कृति और सीमाओं से बहुत आगे था। रमेश और सांडा की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, और जब दिल साफ और सच्चा हो तो इंसान हर मुश्किल पार कर सकता है, चाहे उसे आग पर ही क्यों न चलना पड़े।